गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन देखा था, डायहेड्रल एंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे टर्म पढ़े थे, वैन वाल स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में देखा था, और कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, और उसका स्टेबिलिटी भी देखा था कन्फॉर्मर्स का वहाँ पे। नेक्स्ट केस रहता है कि केस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करना और इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा हो, तो फिर उस केस में कैसे हम लोग कन्फॉर्मर्स का स्टेबिलिटी निकालते हैं वहाँ पे, तो वो केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल है OH CH2 और ये ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप की जगह कोई भी हो सकता है, लाइक OH हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, COH। दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो कि OH इधर जो आ रहा है उसके बीच में H बॉन्डिंग वो बना सके वहाँ पे। हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं OH CH2 अब जी की जगह यहाँ पर अगर F रख लिया जाए, OH भी रख सकते थे, सेम रहेगा वहाँ पे। तो OH CH2 इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो 1 इथेनॉल। ये जे मीन्स का क्वेश्चन, जी मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब इसका हम लोग पहले कन्फॉर्मर से ड्रॉ करते हैं। इस केस में जब कन्फॉर्मर से ड्रॉ कर रहे हैं, इस केस में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे C1, इसको अगर 1 बोल लिया जाए, इसको 2, तो इसके बीच में कन्फॉर्मर से ड्रॉ करना है, C1 C2 के बीच में दो ही कार्बन है यहाँ पे हैं। तो C1 को फ्रंट कार्बन मानना है और इसको क्या मानना है यहाँ पे, बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से, और बैक कार्बन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया इस केस में यहाँ पे है। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट कार्बन जो था 1 कार्बन, उससे एक OH कनेक्टेड है और 2 H कनेक्टेड है। तो एक OH कनेक्टेड दिखाया गया ऊपर और एक H और H फ्रंट कार्बन से, 1 वाले कार्बन से। अब बैक कार्बन जो था फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से भी, ये बैक कार्बन से भी एक फ्लोरीन कनेक्टेड है, एक H और H कनेक्टेड है यहाँ पे। तो F कनेक्टेड है यहाँ पे है, H और H कनेक्टेड है इस केस में। तो यहाँ पे H और H जितने भी ग्रुप हैं और जो लार्जर ग्रुप है OH और F, वो भी एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जस्ट एडिशन में दिखा रहे हैं बट एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा 3D में ये। इसका नेम क्या होता था इस केस में, यहाँ पे इसको बोलते थे हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो, फुल्ली इक्लिप्स। जो लोग पार्ट 1 देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल्ली इक्लिप्स। अब इसको जब 60 डिग्री से रोटेट करा देते हैं, तो रोटेट क्यों कराते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है रोटेशनल आइसोमर्स, तभी नया आइसोमर डेवलप हो पाता है, नया कन्फर्मर्स बन पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जा रहा है क्लॉकवाइज। तो जैसे उसको 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं बैक कार्बन को, तो वो यहाँ पे ये 60 डिग्री आ रहा है, और ये जो 60 डिग्री आ रहा है ये कौन सा एंगल है, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, ये भी मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, कन्फर्मेशन आइसोमर्स का जो पार्ट 1 का वीडियो आया था, तो आप लोग पहले उसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है, तो 60 डिग्री से जब रोटेट करा देते हैं, देखिए नया फॉर्म बन जाता है, और इस फॉर्म का नाम क्या होता है इसमें, इसको बोलते हैं गॉज फॉर्म। फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दिया जाता है यहाँ पे, तो ये फ्लोरीन अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है इस केस में, तो FH OH H। अब यहाँ पे इसको कौन सा फॉर्म बोलते थे हम लोग यहाँ पे, पार्शली इक्लिप्स। दैट मीन जो लार्जर ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नहीं दिख रहा है वहाँ पे, OH और F, तो ये क्या रहेगा, पार्शली इक्लिप्स। फिर से 60 डिग्री से इसको रोटेट करा देंगे इस केस में यहाँ पे है, तो ये क्या आ जाता है इस केस में, HOH, तो यहाँ पे रहेगा ही फ्रंट कार्बन का, तो जितना भी OH H सब H रहेगा, बैक कार्बन रोटेट करा रहे हैं। तो अब ये फ्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है इस केस में 180 डिग्री पे OH और F। अब क्या रहेगा यहाँ पे, OH और F अपोजिट आ रहा है जस्ट, तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे यहाँ पे है, तो ये था एंटी स्टेगर्ड, ये आप लोग याद रखिएगा, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं यहाँ पे, एंटी स्टेगर्ड। फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, तो ये फिर कौन सा आ जाता है यहाँ पे है, पार्सली इक्लिप्स, वही फॉर्म रिपीट करेगा अब ये। और ये कौन सा आ रहा था यहाँ पे है, गॉज फॉर्म, फिर से आ रहा था ये। और ये फिर कौन कौन सा फॉर्म आ रहा था यहाँ पे, फुल्ली इक्लिप्स। तो ये तीनों तो फिर रिपीट कर रहा है यहाँ पे। कब तक रोटेट कराएंगे यहाँ पे, अप टू 360, 0 से 360 तक रोटेट कराना था यहाँ पे। इसमें 4 डिफरेंट फॉर्म आ रहा है, फिर से फुल्ली इक्लिप्स, गॉज, पार्शियल इक्लिप्स और एंटी स्टेगर्ड। अब इस केस में देखना यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा रहेगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर्स कौन सा रहेगा। तो ये एंटी स्टेगर्ड और ये गॉच स्टेगर्ड भी बोला जाता है इसको यहाँ पे है।
तो ये स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स वाले से, इसको याद रखना था। अब यहाँ पे एंटी और गॉच में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो जो हम लोगों ने नॉर्मल ब्यूटेन का केस पढ़ा था, पिछला केस, तो वहाँ पे एंटी स्टेगर्ड ज़्यादा होता था क्योंकि उसमें वैंडरवाल स्ट्रेन कम होता था, इसलिए एंटी स्टेगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता था गॉच से। बट यहाँ पे जो है एक स्पेशल फैक्टर काम कर रहा होता है इस केस में यहाँ पे है, और वो फैक्टर कौन सा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गॉच वाले केस में यहाँ पे क्या आ रहा था इस केस में, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है इस केस में, फ्लोरीन और इस एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है यहाँ पे है। और जब इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो उसके चलते उस मॉलिक्यूल का, उस कन्फॉर्मर्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कन्फॉर्मर्स का, वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा गॉच का हो जाएगा, देन एंटी, देन पार्शियल इक्लिप्स एंड देन फुल इक्लिप्स। ये ऑर्डर में लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे कि सबसे ज़्यादा क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, गॉच का। तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा इस केस में, गॉच स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा यहाँ पे, then anti staggered, then partially eclipse, then फुल्ली इक्लिप्स। तो फुल्ली इक्लिप्स हमेशा लास्ट में रहेगा इस केस में, क्योंकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन और वेंडर वाल स्ट्रेन दोनों बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमाइजर आता है इस केस में स्ट्रेन, दैट मीन्स इसका स्टेबिलिटी लास्ट में। अब इसका आप लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल ब्यूटेन के लिए एंड इथेन के लिए ड्रॉ कर रखा है। तो उसी तरीके से इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते थे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहाइड्रल एंगल के बीच में। तो आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं इसमें कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं जे एडवांस में, मेंस में, नीट के एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये जे एडवांस 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, इन द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर 2,2-dimethyl butane एक्स एंड वाई कैन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2,2-dimethyl butane के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है इस केस में यहाँ पे, तो वही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट था, तो यहाँ पे देखना था इस केस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। यहाँ पे है 2,2-dimethyl butane, तो 2,2-dimethyl butane क्या रहेगा इस केस में, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ। यहाँ पे है CH3, 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 CH2, CH3। ये अगर नंबरिंग में करो यहाँ पे तो ये क्या था, 1 2 3 4। ये क्या था इसमें, 2,2-dimethyl butane। तो पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था खुद से वहाँ पे। अब इसमें ये भी नहीं बोला गया कि किसके बीच में कन्फर्मर्स ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे किसी के बीच में भी कन्फर्मर्स ड्रॉ किया जा सकता है इस केस में। जो कन्फर्मर्स ड्रॉ करना था इस केस में यहाँ पे, वो ड्रॉ करना था C1 C2 के बीच में ड्रॉ करें, या फिर इसको वन, हम लोग IPSC में इसको वन दे रहे हैं, इसको भी तो वन दे सकते थे, ये 1 2 वो भी सेम है यहाँ पे, ये भी 1 2 हो सकता था। तो ये C1 C2 या C1 C2 इसको माने, C1 C2 इसको माने, तीनों सेम टाइप का है। तो इसके बाद एक हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पे कन्फर्मर्स, और दूसरा जो कन्फर्मर्स ड्रॉ करेंगे फिर इसके बीच में ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बीच भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो देखते हैं किस टाइप का ये किसके बीच में ड्रॉ करके दिया गया है यहाँ पे। मुझे सारा पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करना था। तो सबसे पहले हम लोग C1 C2 के बीच में ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो C1 C2 के बीच में अगर ड्रॉ करते हैं इस केस में यहाँ पे है, तो C1 को यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग इस केस में, फ्रंट कार्बन, किसी एक को फ्रंट कार्बन मानना था और किसी एक को बैक कार्बन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग C1, तो C1 को अगर फ्रंट कार्बन मान रहे हैं इस केस में, यहाँ पे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको। इस C1 से तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है वहाँ पे, H, मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे H, और ये क्या रहेगा इस केस में H। अब जैसे H और H आ गया इस केस में यहाँ पे है। अब जो C2 कार्बन था, तो C2 कार्बन में क्या क्या कनेक्टेड है यहाँ पे है, CH3, CH3, और ये पूरा C2H5 ग्रुप यहाँ पे है। मैं दिखा देता हूँ इस टाइप से, यहाँ पे जो दिखाया गया इस केस में CH3, CH3, और फिर क्या था इसमें C2H5 जो कि बैक कार्बन था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा जो गिवन था क्वेश्चन में वैसा ही डायग्राम यहाँ पे आ रहा है। इसमें क्या रहा था, ये H और H यहाँ भी था,
एच और एच यहाँ भी आ रहा है इस केस में। तो इसमें एक्स क्या क्या आ रहा था इस केस में, यहाँ पे ये एच आ रहा था। एक तो एक्स पता चल गया कि क्या है इसमें, यहाँ पे है एच, एक्स एंड वाई बोला यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। वाई क्या आ रहा है इस केस में, इसमें सी एच थ्री दिया हुआ था इस केस में यहाँ पे, और इसमें भी सी एच थ्री, इसमें भी सी एच थ्री आ रहा है, सी एच थ्री आ रहा है यहाँ पे। अब सी टू एच फाइव नीचे आ गया इस केस में, तो वाई के जगह क्या आ जाएगा, जब एक्स की जगह एच होगा तो वाई के जगह क्या आ रहा था यहाँ पे सी टू एच फाइव। तो एक तो ये आ जाता है यहाँ पे है ऑप्शन बी, एच एंड सी टू एच फाइव। एक तो ये आंसर, ये ऑप्शन आ जाता है बी। और भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि सी टू सी थ्री के बीच में अगर ड्रॉ किया जाए इस केस में यहाँ पे, तो जब सी टू सी थ्री के बीच में ड्रॉ किया जाएगा तो एक तो आंसर क्या आ गया, बी वहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करना था, सी टू सी थ्री के बीच में जब ड्रॉ करेंगे इस केस में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस केस में यहाँ पे, तो फिर हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे सी टू सी थ्री के बीच में। तो एक तो आंसर आ गया था इसका बी। अब यहाँ पे सी टू सी थ्री के बीच में ड्रॉ करना था न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसके बीच में भी ड्रॉ करना है। अगर सी टू और सी थ्री को माने तो सी टू को फ्रंट कार्बन और सी थ्री को बैक कार्बन, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे है। अब इस केस में सी टू सी थ्री को बात करते हैं यहाँ पे है, या किसी को फ्रंट कार्बन मान सकते हैं, किसी को बैक कार्बन। तो यहाँ पे बैक कार्बन सी टू को मान लें, और सी थ्री को ही क्या मान लें यहाँ पे है फ्रंट कार्बन, जो कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सोचना था यहाँ पे है। तो सी थ्री को क्या मानना है यहाँ पे फ्रंट कार्बन, और सी थ्री ये थर्ड और ये सेकंड कार्बन रहेगा यहाँ पे। तो सी थ्री जो आ रहा था उससे क्या कनेक्टेड है, एक सी एच थ्री और दो हाइड्रोजन। तो ये सी एच थ्री और दो हाइड्रोजन को कनेक्टेड मैंने दिखा दिया इस केस में यहाँ पे। इसके अलावा क्या रहेगा यहाँ पे है सी टू, जो कि यहाँ पे बैक कार्बन था, उससे क्या कनेक्टेड है यहाँ पे है सी एच थ्री और सी एच थ्री, तीन तीन सी एच थ्री कनेक्टेड है यहाँ पे। इसमें मैंने दिखा दिया यहाँ पे है सी एच थ्री, सी एच थ्री, और ये क्या था इस केस में यहाँ पे सी एच थ्री। अब आप लोग अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो गिवन स्ट्रक्चर था और जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था सी टू सी थ्री के बीच में न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो उसमें यहाँ पे एच और एच तो आ रहा था इस केस में, यहाँ भी एच और एच, इधर भी एच और एच आ गया। तो इसमें एक्स की जगह पे क्या आ रहा था यहाँ पे सी एच थ्री, तो एक्स की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे सी एच थ्री। वाई की जगह देखना है, तो इसमें भी सी एच थ्री आ रहा था यहाँ पे है सी एच थ्री, सी एच थ्री इसमें आ रहा था यहाँ पे। वाई की जगह पे क्या आ रहा है इस केस में यहाँ पे सी एच थ्री, तो वाई की जगह भी क्या आ रहा है इस केस में सी एच थ्री। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था यहाँ पे सी एच थ्री डी। अब यहाँ पे देखना है कि एक पॉसिबिलिटी और भी था यहाँ पे कि सी थ्री और सी फोर के बीच में ड्रॉ करना है। तो सी थ्री और सी फोर के बीच में ड्रॉ करें यहाँ पे है, तो किसी एक को फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन मानेंगे, मान लेते हैं कि थर्ड को ही फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन मानते थे। ये पूरा ग्रुप एक ही कार्बन से कनेक्टेड था, फ्रंट या बैक कार्बन, जो कि ऐसा यहाँ पे दिया हुआ कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ जाता है इस केस में यहाँ पे है बी एन डी। मोर देन वन करेक्ट पूछा गया था, तो इसका आंसर बी एन डी रहता। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी केस में यहाँ पे है, जो कि प्रीवियस ईयर का आया हुआ ही क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे। वो क्वेश्चन है यहाँ पे जे एडवांस 2004 का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म से यहाँ पे। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन इज गिवन, C2 is rotated by 120 degree along C2 C3 bond in anti-clockwise direction. The conformation formed is, अभी ये किस फॉर्म में आ रहा था यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन का जो फॉर्म दिया गया इस केस में, अभी ये एंटी स्टेगर्ड है यहाँ पे। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल ब्यूटेन पार्ट वन में, तो ये क्या है एंटी स्टेगर्ड फॉर्म है, 180 पे आ रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि C2 C3, तो C2 C3 चले में इसका मतलब क्या था यहाँ पे है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, इसमें इसको बोला जा रहा है 1 2 3 4। अब सी टू सी थ्री के बीच में ये कन्फर्मर ड्रॉ करके दिया गया है, तो सी टू सी थ्री डेट में इसको यहाँ पे 2 और बैक कार्बन को क्या मानना है 3, और ये 1 4 तो था ही है। अब इसके बीच में जब ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ करके क्वेश्चन में दिया गया था एंटी फॉर्म में। अब इसको जब रोटेट करना था एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी कैसे यहाँ पे है 120 डिग्री एंगल से। तो ये जो सी एच थ्री है जो बैक कार्बन है, इसको 120 डिग्री एंगल से रोटेट करा देंगे यहाँ पे, और जैसे इसको 120 डिग्री एंगल से रोटेट कराएंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे। फ्रंट कार्बन तो एच ही रहेगा, अभी वो चेंज नहीं हो रहा उसमें सी एच थ्री एच एच। अब ये जो सी एच थ्री बॉटम पे था यहाँ पे 180 पे था, अब इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराना था 120 से, तो ये सी एच थ्री इधर आ जाता है यहाँ पे है,
ये जो एच था यहाँ पे है, तो ये एच नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एच था वो एच इधर आ जाता है इस केस में। अब ये जो फॉर्म आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, सी एच थ्री जो डायडल एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री है इस केस में। दैट मीन्स इसको कौन सा फॉर्म बोलते थे यहाँ पे हम लोग, गॉज। इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, गॉज फॉर्म। तो जो गिवन स्ट्रक्चर है उसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे तो वो कौन सा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, गॉज फॉर्म। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2016 का पूछा हुआ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ यहाँ पे है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, जो कि मैंने पार्ट 1 में पढ़ा भी था, कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया था। अब इसका अलग अलग रीजन था, तो इसका रीजन क्या था यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल होता था इक्लिप्स फॉर्म से, क्योंकि इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में टॉर्जनल स्ट्रेन और वेंडर वाल स्ट्रेन वो मैक्सिमाइज होता था, और स्टैगर्ड केस में क्या होता था, टॉर्जनल स्ट्रेन बिल्कुल मिनिमाइज होता था, बिल्कुल नहीं होता था टॉर्जनल स्ट्रेन। तब इसका ऑप्शन अगर देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, सही है यहाँ पे। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज़ नो टॉर्जनल स्ट्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज़ नो टॉर्जनल स्ट्रेन। तो यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस केस में यहाँ पे, ये इसका एग्जैक्ट रीजन है। बाकी ऑप्शन आप लोग खुद से रीड करेंगे, वो अलग अलग ऑप्शन बस बना दिया गया, तो इसका आंसर क्या आता है, फर्स्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस केस में यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जो कि जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था यहाँ से भी। 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ इस केस में। फॉर द कंपाउंड ClCH2CH2Cl ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ऑल द स्टेबल कन्फॉर्मर्स, सिर्फ स्टेबल कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करना है। इफ़ म्यू ऑब्जर्व इजकल टू 2d/, ये म्यू ऑब्जर्व का मतलब क्या यहाँ पे है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व किया गया है वो कितना है, 2d/। आप लोग को याद होगा जो dy होता है वो डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है, तो म्यू ऑब्जर्व जो है डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व जो किया गया वो कितना है, 2d/। एंड x इन टी का जो मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, x का मतलब यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन टी कन्फॉर्मर्स, वो क्या रहा है वहाँ पे 0.75। देन फाइंड म्यू गॉज, तो म्यू गॉज फाउंड करना यहाँ पे फाइंड का आउट करना रहेगा। तो गॉज का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, इसके लिए मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, कन्फर्मर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, बोला भी जा रहा है ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो पहले ड्रॉ करता हूँ इस केस में यहाँ पे। जैसे ये फार्मूला मैं ड्रॉ करता हूँ इस केस में यहाँ पे है, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले इस केस में यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूँ इस केस में यहाँ पे, तो C1 C2 के बीच में ड्रॉ करना था, वो केस कौन सा था, ClCH2CH2Cl, इसके बीच में ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ ClH, यहाँ पे Cl है, तो ये कौन सा फॉर्म आया था, फुल्ली इक्लिप्स, जो कि अनस्टेबल होता है वहाँ पे। इसी को अगर रोटेट करा दिया जाए 60 डिग्री से, तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे है, गॉज फॉर्म। बैक कार्म को रोटेट कराते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इस केस में 60 डिग्री से और रोटेट करा देंगे यहाँ पे, तो कौन सा केस आ जाता है, पार्शली इक्लिप्स। जितना भी इक्लिप्स फॉर्म रहता है वो अनस्टेबल आता है, उसको हम लोग स्टेबल कन्फॉर्मर्स में काउंट नहीं करते वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं इस केस में ClH, और भी इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए इसमें, अब कौन सा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, इसका एंटी फॉर्म, जो कि स्टेबल रह पाता है इस केस में यहाँ पे है। अब देखना था यहाँ पे, कंक्लूजन ये था कि इसमें क्वेश्चन में जो गिवन था यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका मोल फ्रैक्शन गिवन था वहाँ पे है x गिवन है वहाँ पे, और जब x मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन है वहाँ पे, वो कितना था, 0.75। इक्लिप्स का तो हम लोग काउंट ही नहीं करते, तो कन्फर्मर सही नहीं, तो मेनली और गॉज। तो जब का मोल फ्रैक्शन 0.75 है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा इस केस में, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा। तो गॉज का कितना बच जाएगा इसमें यहाँ पे, तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज वो कितना रह जाएगा इसमें, 1 माइनस 0.75, जो गिवन उसमें से 1 से माइनस कर देना था।
क्योंकि एक्स गॉज प्लस एक्स एंटी कितना हो जाएगा उसमें 1, तो ये कितना निकल कर जाएगा यहाँ पे 0.25। अब पता चलेगा कि एक्स गॉज कितना यहाँ पे है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज 0.25। तो अब एक यहाँ पे फार्मूला है कि म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू समेसन ऑफ म्यू आई इंटू एक्स आई। म्यू आई इंटू एक्स आई को अगर ओपन करके लिखें समेसन को, तो म्यू एन टी इंटू एक्स एन टी, डायपोलमेंट ऑफ एन टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टी कन्फर्मर्स, प्लस म्यू गॉज इंटू एक्स गॉज। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखना था, और म्यू ऑब्जर्व गिवन था यहाँ पे है 2 dy। म्यू एन टी देखना था कितना रहेगा, डायपोलमेंट ऑफ एन टी। एन टी का जब डायपोलमेंट देखें तो इसमें जो सी एल और सी एल है वो एंटी पोजीशन पे दिखाया गया यहाँ पे, और जब एंटी पोजीशन पे रहेगा तो इसका जो डायपोलमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, दैट मीन इसका डायपोलमेंट क्या आ जाएगा इस केस में 0। बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना था कि एंटी वाले फॉर्म का कन्फर्मर्स का जो डायपोलमेंट है वो 0। म्यू म्यू ऑब्जर्व गिवन है, म्यू एंटी कितना हो गया 0, तो एक्स एंटी 0.75 था, बट ये तो ओवरऑल 0 हो गया यहाँ पे है। म्यू गॉज, म्यू गॉज तो निकालना ही था, और एक्स गॉज कितना यहाँ पे हम लोगों के पास 0.25। चलिए मैं यहीं पे इसका शॉर्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ इस केस में यहाँ पे है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें 2, ये पार्ट तो 0 ही हो गया पूरा यहाँ पे, क्योंकि इसमें म्यू एन टी क्या हो गया 0। अब म्यू गॉज निकालना था, म्यू म्यू जी इंटू एक्स गॉज कितना हो गया इस केस में यहाँ पे 0.25। तो एक इक्वेशन आ गया 2 = म्यू जी इंटू 0.25। तो यहाँ से म्यू जी निकाल सकते हैं आप इजली, यहाँ पे है म्यू जी कितना आ जाता है इस केस में 8। बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पे गॉज का जो डायपोलमेंट निकलता है वो क्या आ जाता है इस केस में यहाँ पे 8 आ जाता है इस केस में। तो बहुत ही आसान सा इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम लोग अगले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो रहेगा उस केस में वहाँ पे है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, और डी यू वगैरह का डी यू क्या रहा था उस केस को हम लोग देख पाएंगे वहाँ पे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।